अस्सलाम वालेकुम। चलो मेरे बच्चों, बेटा हम लोग ज़रा स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेटा हमारा जो लेक्चर है वो हम लोगों ने पढ़ना है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट का मतलब हमने पढ़ना शुरू करना है चैप्टर को। ये बेटा चैप्टर जो है थोड़ा सा मतलब कि इसमें बहुत इंफॉर्मेशन वगैरह आप लोगों को मतलब बाबा बतानी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि मेरे बच्चों के अगर आप जो है अपने साथ बुक के साथ साथ कॉपी भी लेके बैठें, ताकि पॉइंट्स बनाते रहना इसके। ठीक है, पॉइंट्स बनाते रहोगे तो बेटा आप लोगों को बाद में आसानी होगी समझने में। वरना अगर मैं आपको गारंटीड बोल सकता हूँ कि अगर ये चैप्टर तुम लोग खुद पढ़ने बैठ गए, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। जो बच्चा थोड़ी बहुत जिसकी ग्रामर मतलब सही है वो फिर कर लेगा, बट अगर उसके अलावा बात करोगे फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो मेरे बच्चों ज़रा हम शुरुआत कर रहे हैं अब ज़रा इसकी। अनुजा बेटा माइक पर आओ। अनुजा बेटा माइक पर आइए। जी सर। हाँ बेटा, बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे? जी सर, आ गई। मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा, बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से सर मैं पढ़ोगे? बुक निकाल लेती हूँ, 1 मिनट में, खुली भी नहीं। ठीक है, सर स्क्रीन से पढ़ लेती हूँ क्योंकि बुक से मैच करना मुश्किल होता चलो ठीक है। मेरा बच्चा जरा ये आप जरा ये इंट्रो पढ़ो पहले जरा, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट का पहले यहाँ तक पढ़ो, पॉलिटिक्स तक। है। ओके सर। One of the most outstanding writers and thinkers of our time, Bertrand Russell, was born in 1872. He inherited an earldom but did not make use of his title. Before becoming famous as a writer, he was an eminent mathematician and philosopher. Beginning with Principia Mathematica, he has written many books on philosophy and mathematics. His more popular works have been notable for the introduction of scientific attitudes into the discussion of politics and sociology. Since the Second World War, he has been greatly preoccupied with the nuclear threat to mankind and has been a warm advocate of technical aid to Asian countries. His recent books of general interest include New Hopes for a Changing World, The Impact of Science on Society and Human Society in Ethics and Politics. अच्छा मेरे बच्चों देखो, बेटा कभी भी किसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जो है ना स्किप मत करना, क्योंकि यही हमारे पास जो है एमसीक्यूज के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमारे अपने दौर के जो मतलब कि बहुत ही आउट क्लास राइटर हैं, मतलब थिंकर है, वो अपने वक्त के बर्टन रसल की पैदाइश हुई है 1872 में। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है ही इनहेरिटेड एन अर्लडम बट डिड नॉट मेक यूज ऑफ हिज टाइटल। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अर्लडम? मेरे बच्चों जैसे कि आपको पता है किंग से निकलता है किंगडम, ठीक है, बादशाह से निकलता है जो सल्तनत होती है ना। तो एग्जैक्टली इसी तरह से अर्ल जो है ना एक टाइटल है। जैसे कि मेरे बच्चों किंग नाम तो नहीं होता ना, टाइटल होता है। तो इसी तरह से अर्ल जो है एक टाइटल है और अर्ल से निकला है अर्लडम। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इनको विरासत में अर्ल का टाइटल मिला था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने इस टाइटल को यूज नहीं किया। अब क्या वजह थी वो एक अलग उनका पर्सनल रीजन होगा, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक फेमस राइटर बनने से पहले ये एक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर रहे हैं। मतलब राइटर ये बाद में बने हैं, लेकिन उससे पहले ये एक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर रहे हैं। और कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन शुरुआत की जो पहली बुक है वो कौन सी है? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। और बोल रहे हैं इसके साथ साथ फिलोसफी और मैथमेटिक्स में भी इन्होंने लिखी। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर हम बात करें उनके पॉपुलर वर्क की, जो कि बहुत नोटेबल रहा है, वो इसलिए रहा है कि बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इनटू द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी। लेकिन बोल रहे हैं कि एक होता है ना कि चीज़ों को लोगों के लिए कॉमन करना, लोगों की लाइफ में लेके आना, उनसे रिलेट करना। तो कह रहे हैं कि ये साइंटिफिक एटीट्यूड, अब साइंटिफिक एटीट्यूड का मेरे बच्चों मतलब क्या होता है? बेटा मैं आपको ये वाली बात कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा था साइंस एंड सोसाइटी के नाम से और साइंस एंड साइंटिस्ट के नाम से। उसमें हमारे पास साइंस के बारे में बताया गया था कि किस तरह से आज के दौर में बहुत ज़रूरत है कि साइंस का बच्चे को पता तो हो,
मतलब बच्चों से रटवाना, बच्चे को पता ही नहीं है। खैर प्रॉब्लम यहाँ पर टीचर्स की भी नहीं है, प्रॉब्लम है दरअसल एजुकेशन सिस्टम की, जिसकी वजह से बच्चा उतना सीख नहीं पाता जितना उसको पता होना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो न्यूक्लियर थ्रेट इंसानियत के लिए रहा, तो वो उसके लिए मतलब काम करते रहे कि न्यूक्लियर थ्रेट ना रहे। क्योंकि मेरे बच्चों आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 जगह जो कि बहुत मशहूर है हमारे पास, नागासाकी और हिरोशिमा, के यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए गए थे। और वहाँ पर कितने अरसे तक, कितने सालों तक रेडिएशंस ऐसी रहीं कि मतलब तबाहकुन के, मतलब वहाँ पर जब बच्चों की पैदाइश भी होती थी तो कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते थे उनके साथ। अब मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात अलग से इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1939 में और इसका एंड हुआ था 1945 में। अब मुझे बताओ 1945 में जो टेक्नोलॉजी थी उस दौर में, ठीक है, 45 में मैं कह रहा हूँ खत्म हो गई थी। अब मुझे बताओ 45 से लेके आज तक जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई हैं, जो इम्प्रूवमेंट आई है, आपके ख्याल से माइनर चेंज है या फिर मेजर चेंज आया है? बताओ। आवे अनुषा, आप बताओ। Sir, I believe major. एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अफान, आशा, मोइज, मेरे बच्चों आप लोग भी जरा चैट में मुझे आंसर दो इस बात का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि वो मतलब कि एक बड़े एडवोकेट वगैरह रहे हैं एशियन कंट्रीज के लिए, और इसके साथ साथ बोल रहे हैं कि उनकी जो जनरल इंटरेस्ट पे जो उनकी बुक्स के नाम है, ये बुक्स के नाम जो माइनर माइनर सी चीजें मैंने क्या क्या एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। न्यू होप्स फॉर चेंजिंग अ वर्ल्ड, ये पहली बुक है। द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, ये तीसरी बुक है। और उसके थोड़ी दूसरी और थर्ड क्या है, ह्यूमन सोसाइटी एंड एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। टोटल 4 बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। पहली बुक का ये लिखा हुआ प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और क्या लिखा हुआ है फिर ये 3 बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये ऑथर जो हैं ये लिखना शुरू करेंगे हमारे पास, और मैं बार बार कह रहा हूं अगर पॉइंट्स बना के लिखोगे तो बेहतर है, वरना तुम लोग भूलते रहोगे, पहले से बता दिया मैंने आपको ये बात। अच्छा, क्या कहते हैं, अनुषा मेरा बच्चा अब पढ़ना शुरू करो, लेकिन मैं पूरा पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, जहां जहां तक बोलूँ वहां वहां तक पढ़ना। ये देख रहे हो, मोर पावरफुल देन द वेस्ट, मिल गया पॉइंट यारा? देख रहे हो? जी सर, जी यहां सर। तक रीड करो बेटा। The reawakening of the East is one of the enormous movements that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. Alternation of power between East and West have been occurred throughout the last 2000 years and more. In earliest history, the East predominated. It was both more civilized and powerful than the West. अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अगर हम आज के दौर में बात करें तो ईस्ट जो पावर में आ रहा है, जो डेवलप हो रहा है, ये दरअसल आज के दौर की हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी मूवमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ बोल रहे हैं हमें एक और बात समझनी चाहिए, वो ये कि ऑल्टरनेशन ऑफ पावर दरअसल हमारे पास होता रहा है। मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि कभी ताकत जो मतलब कि मिसाल के तौर पे आज के दौर पे हम जानते हैं कि सुपर पावर जो कंसिडर किया जाता है या फिर जो ज़्यादा डेवलप्ड समझा जाता है वो वेस्टर्न साइड को समझा जाता है। ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं भाई ये ईस्ट और वेस्ट की जानिब पावर लगातार शिफ्ट होती रही है। इनफैक्ट कह रहे हैं कि अगर हम ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग से तो रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर हम लास्ट 2000 ईयर्स के मुताबिक लगभग बात करें तो कह रहे हैं कि इस हिस्ट्री के मुताबिक ईस्ट पहले पावर में था। और इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज एंड मोर पावरफुल देन द वेस्ट, मतलब ये वेस्ट से ज्यादा सिविलाइज भी था और ज्यादा पावरफुल भी था। अच्छा, तुम लोगों ने करना क्या है पॉइंट बनाने के लिए, पहली हेडिंग डाल दो ऑल्टरेशन ऑफ पावर, ठीक है, फिर उस पे नंबर 1 लिखो ईस्ट, के ईस्ट के पास पावर थी। ईस्ट के पास पावर होने का रीजन क्या था कि इट वाज मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल। ईस्ट की हेडिंग डाली, पहले लिखा जो मेन हेडिंग आ गई ऑल्टरनेशन ऑफ पावर, उस पर तुम लिखोगे क्या कि पहले लिखा ईस्ट, ईस्ट के पास पावर का सीन था मोर सिविलाइज एंड वाज मोर पावरफुल। चलो मोर पावरफुल तो समझ में आ रहा है कि वो मिलिट्री वगैरह का सीन समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि हाँ भाई मिलिट्री थी ये वो, लेकिन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोर सिविलाइज्ड? मोर सिविलाइज्ड का क्या मतलब है बताओ? सर कॉलेज में डिस्कशन किया था, तो उसमें जो मतलब टीचर ने और स्टूडेंट्स ने मिलके जो मतलब एक आंसर वो कंबाइन किया था, वो यही था कि एक वे ऑफ लिविंग उनका था, उनको जो था वो कह सकते हैं हाइजीन और हेल्थ और मतलब सफाई सुथराई और ऑब्वियसली वॉशरूम्स और इन चीजों का मतलब उनको बहुत अकल थी, क्योंकि रिलीजियस ईस्ट वाली साइड पे जो था वो रिलीजन आना शुरू हो रहा था।
तो कुछ रीजन उन्होंने ये बताए थे हमें। लेकिन वो बात सही है, लेकिन मेरा बच्चा ये जो बात हम लोग कर रहे हैं ना, ये बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलो खैर मैं और प्रॉपर्ली बता देता हूँ, वो फिक्र नहीं करो। लेकिन आपने अपना पॉइंट, अपना आंसर बिल्कुल ठीक किया है भाई। अनुषा ने जो आंसर दिया है कि बेसिकली इट्स अ वे ऑफ लिविंग, कि जो रहने सहने का तरीका होता है वो एज कम्पेयर टू अदर्स वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज थी, रहने का तरीका बेहतर था और थोड़ा एडवांस था। मेरे बच्चों, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आज के दौर में हम आप लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है मोहनजोदाड़ो के नाम से। उसमें आप लोगों ने ये बात पढ़ी कि भाई वो आज से लगभग 4,500 साल पहले की कोई सिविलाइजेशन थी, जो वहां पर हमको टूल्स वगैरह मिले, उससे हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया था कि इतना अरसा पुराना है। अब वहां पर बोल रहे हैं कि वो अपने वक्त के लिहाज से बहुत एडवांस थे, अपने वक्त के लिहाज से उनकी सिविलाइजेशन बहुत आगे थी। मैं आपको इसी एग्जाम्पल देता हूँ। मोहनजोदाड़ो की जो सिविलाइजेशन थी, जो सिस्टम वगैरह ऑब्जर्व किया गया है वहाँ का, वो कहते हैं ऐसा था कि अगर बारिश होती थी तो वहां पर पानी खड़ा नहीं होता था, मतलब पानी गायब। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि रोड पे पानी नहीं ठहरता था। आप हरकत देखो, मतलब आप हद देखो कि वो 4,500 साल पहले की बात है, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के बावजूद उन्होंने ये अचीव कर लिया था। मतलब वहां बारिश हो रही, पानी गायब। और आज के दौर में देखो कराची में उल्टा हिसाब है, वहां पानी गायब हो रहा होता है, यहाँ पर रोड गायब हो जाती है, मतलब उल्टा हिसाब चल रहा होता है। और इतने एडवांस हो चुके हैं ये देखो आप, उसके बावजूद। ठीक है, तो मतलब मैं आपसे ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि अपने दौर के मुताबिक वो बहुत एडवांस है सिविलाइजेशन में। और ये इंसान चाहता है जहां पर फैसिलिटी ज्यादा हो, जहां पर आसाइश ज्यादा हो, इंसान की फितरत है, वो चाहता है कि यार वो वहां पर जाके रहे, वो उस जगह को एंजॉय करे, सुकून में रहे, हर कोई चाहता है। ये हमारे पास ईस्ट का आ गया है। लेकिन अब पावर शिफ्ट हो रही है, वेस्ट के पास जा रही है। तो तुम लोग जो ईस्ट हेडिंग डाली, अब डाल दो वेस्ट की हेडिंग। लेकिन वेस्ट के पास पावर होने का रीजन क्या था, अब जरा वो पढ़ते हैं। बेटा अनुषा, ये जो आप पढ़ना शुरू करोगे यहाँ से लेकर आप पढ़ो यहाँ तक, ये देख रहे हो, कल्चर पास टू द ईस्ट, मिल गया? जी सर, जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर दूं ना? वहीं से पढ़ोगे और यहाँ तक पढ़ना है, पावर एंड कल्चर पास टू द ईस्ट, मिल गया? ठीक है जी ठीक सर। है, यहाँ पढ़ो। The West, however, acquired the lead in civilization with the rise of Greece and in power with the conquest of Alexander. From the time until the fall of Rome, this is to say, for some 7 or 8 centuries, the West was dominant both in that. मुझे एक मिनट नजर नहीं आ रहा, एक मिनट. Both in that is to say, for some 7 or 8 centuries, the West was dominant both से the. सर ये थोड़ा सा वो कर दें. कहाँ चली गई? पावर एंड इन कल्चर. सर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ. अरे तो तुम ड्रैग कर लो अपनी फिंगर को, मैंने वो क्या? किया हुआ है, वो नहीं, वो किया था लेकिन उससे ब्लर हो गया था इसलिए. अच्छा, अब हो गया? अभी नहीं आ रहा? हो गया अब. The West was dominant both in power and culture. It lost this position through the wars between Romans and Germans. The Germans succeeded in destroying Roman power, but not in acquiring a similar position for themselves. With the West thus enfeebled, leadership in power and culture passed to the East. अच्छा, मैं देखो मेरे बच्चों, पहले मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जरा पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जरा वेस्ट का पहला पॉइंट लिखो कि सिविलाइजेशन, लिखो पहला पॉइंट लिखो वेस्ट की। आप लोगों ने अब हेडिंग डाली, वहां लिखो सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन के आगे इक्वल टू करके लिखो ग्रीस, GREECE, एरो बना दो या इक्वल टू करके कुछ भी लिख दो, ग्रीस। और मुझे कोई बताएगा कि ग्रीस के रहने वालों को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान के रहने वालों को पाकिस्तानी बोलते हैं ना, ग्रीस के रहने वालों को क्या बोलते हैं पता है? Greek. ग्रीक, एग्जैक्टली। शाबाश अफान बेटा, अनुषा शाबाश। तो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो ग्रीक्स, GREEKS, मतलब ब्रैकेट में लिख लो। अच्छा, उसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखो क्या कहते हैं, पावर। पावर का लिखो, और पावर के आगे इक्वल टू या एरो बना के लिखो कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर। हाँ भाई, डन कर लिया? अरे बोलो भाई, कर लिया? ठीक है, जी सर. अब आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस डोमिनेंस ऑफ वेस्ट
This dominance of West lasted till the fall of Roman Empire. This dominance of West lasted till the fall of Roman Empire. और इसके आगे ब्रैकेट में लिखो 700 to 800 years. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस डोमिनेंस ऑफ वेस्ट लास्टेड टिल द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, और ब्रैकेट में लिखो 700 to 800 years. और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो रोमन्स वर्सेस जर्मन्स. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो Germans managed to defeat the Romans. Germans managed to defeat the Romans, but could not acquire a similar position. Germans managed to defeat the Romans, but could not acquire a similar position. ओके, अब जरा सुनो. अब कह रहे हैं कि वेस्ट के पास पावर गई, और वेस्ट के पास पावर जाने का रीजन क्या था भाई? कि सिविलाइजेशन में कौन सा मुल्क आगे निकल गया वहां पर? ग्रीस. कि वहां पर सिविलाइजेशन और एडवांस हो गई होगी अपने वक्त के मुताबिक. लेकिन बोल रहे हैं कि वेस्ट के पास पावर बढ़ने का रीजन था कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर. क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट या कॉन्करर, या कॉन्कर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? फतह करना. एग्जैक्टली, कॉन्कर करने का मतलब होता है फतह करना. तो कॉन्करर का मतलब क्या हो गया? फतह करने वाला. मेरे बच्चों, जो अलेक्जेंडर है मतलब था अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मतलब कि जंगजू था. ये मतलब लड़ाइयां किया करता था, जंगें लड़ा करता था. इसने क्या किया कि जंगें लड़ लड़ के अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाया. अब आपका एक सवाल बने कि सर एक बात तो बताएं कि जंगें लड़ने पर तो उसकी अपनी फौज भी तो कमजोर होती होगी ना, तो ताकत बढ़ाता कैसे गया? बेटा वो इस तरह से कि जंग अलग अलग तरीकों से लड़ी जाती थी. जंग लड़ने के अलग अलग स्टाइल हुआ करते थे. एक तो ये कि जब जंग लड़ोगे तो प्रॉपर लड़ाई होगी, ठीक है. अगर हराने में कामयाब हो गया तो उसकी पूरी जमीन, उसकी पूरी रिसोर्सेज जो दुश्मन की होंगे वो आपके अंडर आ जाएंगी. तो ऑटोमेटिकली आपकी ताकत बढ़ रही है, आपकी रिसोर्सेज बढ़ रही हैं. अगला ये था, कभी कभार ये हुआ करता था कि एक जो कौम थी, जैसे कि दो मतलब के लड़ने के लिए मौजूद हैं, एक साइड की तरफ से उसका बेस्ट वॉरियर आता था, दूसरी साइड से उसका बेस्ट वॉरियर आता था. वो लोग ये बोलते थे कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं भाई, अपना अपना बेस्ट वॉरियर लड़वाते हैं. जो जीतेगा बस क्या करेगा, जो हारने वाली जो कौम होगी वो पूरी की पूरी जीते हुए के जो लीडर होगा उसके अंडर आ जाएगी. तो वो क्या करता गया, वक्त गुजरने के साथ साथ फतह करता गया और वेस्ट की पावर्स को बढ़ाता गया. आगे लिखा हुआ है कि वेस्ट की ये जो पावर की शुरुआत यहां से जो हुई है ना मेरे बच्चों, ये कहते हैं कि इतना अरसा चली है कि लगभग 7 to 8 सेंचुरीज, मतलब के 700 से 800 साल. मतलब आप सोचो कि ये इतना बड़ा अरसा है, इतना बड़ा अरसा है जिसकी हद नहीं है. लेकिन जैसे कि ऑथर ने पहले ही कह दिया था भाई कि पावर कभी भी एक जगह पे नहीं रहती, बल्कि क्या होती है, शिफ्ट होती है. कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, इस तरह से क्या होती रहती है, शिफ्ट होती है, बार बार शिफ्ट होती है, बार बार शिफ्ट होती है. तो बोलने के इसके बाद क्या हो भाई कि 700 से 800 साल के बाद ये इनके पास पावर निकलने का मतलब कि क्या सीन हुआ था. बोले ड्यूरिंग दैट टाइम, इस वक्त में जो दो सबसे पावरफुल कौमें थी वहां की वेस्ट की, रोमन्स एंड जर्मन्स, इनकी लगातार लड़ाई होती रही, इनकी आपस में जंग होती रही, और आखिरकार क्या हुआ, जर्मन्स ने रोमन्स को हरा दिया. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जर्मन्स ने रोमन्स को हरा तो दिया, मतलब रोमन एम्पायर का खात्मा हो गया, बट इवन देन, अब ये वाली एग्जांपल समझ लो कि दो टीम्स हैं, टीम ए टीम बी. अगर टीम ए टीम बी को हरा भी देती है तो भाई टीम ए का अपना भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा ना. तो ये वो वाली बात है. मतलब कि टीम ए खुद इतनी पावरफुल नहीं रही थी, जर्मन्स इतने पावरफुल नहीं रहे थे कि खुद को सुपर पावर कह सकते. रोमन्स तो अपने आप को कह सकते थे क्योंकि वो पावर में थे, लेकिन जर्मन्स को हराने में इतना ज्यादा मतलब फोर्स करना पड़ा तो जर्मन्स को कि मतलब आखिरकार वो बेचारे खुद भी कमजोर पड़ गए.
रोमन्स तो तबाह हो गए, जर्मन बेचारे कमजोर पड़ गए। तो कह रहे हैं जब वेस्ट की दो पावरफुल कौमें दोनों की दोनों ही ताकत में नहीं रही, तो खुद ब खुद जो पावर और जो एक कहते हैं ना कल्चर वगैरह, ऑटोमेटिकली कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ईस्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। सही है। तो मेरे बच्चों अब दोबारा से आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी ईस्ट की, कि ईस्ट की तरफ हेडिंग डाल रही है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर ईस्ट के बारे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। बेटा अनुषा मेरा बच्चा, वेरी लार्ज से पढ़ना शुरू करोगे आप लोग यहाँ तक, हैड अ ब्रिलियंट कल्चर तक मिल गया। जी सर। हाँ यहाँ तक पढ़ो, वेरी लार्ज से लेके यहाँ तक पढ़ो, ब्रिलियंट कल्चर। Very large parts of what had been the Roman Empire were conquered by Islam, which in the great days of the Caliphate had an empire considerably larger than the Rome in its greatest days. The Chinese Empire during the early part of the Tang Dynasty, so ये Tang होगा या कुछ और होगा? टैंग डायनेस्टी Tang Dynasty was equally glorious and almost equally extensive. The supremacy of the East was not only military but science, philosophy, poetry, and the arts also flourished in China and the Mohammedan world at a time when Europe was sunk in barbarism. Europeans with unpardonable insularity call this period the Dark Ages. But it was only in Europe that it was dark, indeed only in Christian Europe, for Spain, which was Mohammedan, had a brilliant culture. अब देखो भाई मेरे बच्चों, आपने ईस्ट की हेडिंग डाली, अब जरा पहला पॉइंट लिखो कैलिफेट। ईस्ट के नीचे पहला पॉइंट लिखो कैलिफेट, खिलाफत। ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोग लिखो सेकंड पॉइंट लिखो ये वाला, टैंग डायनेस्टी। लिखो टैंग डायनेस्टी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो ये वाला, क्या कहते हैं अपना, एक मिनट लिखो, हाँ ये लिखो, मिलिट्री, साइंस, फिलोसफी, पोइट्री एंड आर्ट्स। ये लिखो मिलिट्री, साइंस, फिलोसफी, पोइट्री एंड आर्ट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूरोप कॉल दिस पीरियड, यूरोप calls this period the dark ages। और इसी पॉइंट के आगे ब्रैकेट में लिखो क्रिश्चियन यूरोप, क्रिश्चियन यूरोप। फिर इसका अगला पॉइंट लिखो, स्पेन had a brilliant culture, Spain had a brilliant culture। अच्छा भाई अब जरा सुनो, यहां लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अब क्या हुआ भाई कि दोबारा ईस्ट के पास चले गई। अब अनुषा जैसे कि मेरा बच्चा आपने कहा था ना कि सर रिलीजियस वगैरह थे, मेरा बच्चा वो इस पॉइंट से शुरुआत हुई, देख रहे हो लिखा हुआ खिलाफत का जमाना शुरू हो गया था। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये पता होगी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मतलब इस्लाम वगैरह फैला, बिल्कुल फैला है, वो हम सब के सब जानते हैं। लेकिन जो खिलाफत के दौर में इस्लाम फैला है वो तो बहुत मेजर लेवल पे फैला है। मतलब कि जो हमारे सहाबा कराम ने जो खिलाफत के दौर में इस्लाम फैला, वो तो ऐसा फैला कि पूरे पूरे बर्रे आज़मों में फैल गया, ये वाली हालत थी। और ज़रा सुनो क्या बोल रहे हैं कि रोमन एम्पायर के बारे में हमने आपको अभी बताया कि 7 to 8 सेंचुरीज, मतलब 700 से 800 साल तक उन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखी। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने इतने अरसे में जो अचीव नहीं किया था, खिलाफत के थोड़े से टाइम पीरियड में मुसलमानों ने इतनी बड़ी रियासत पे छा गए थे। और अक्सरियत तो ये था कि जो रोमन एम्पायर के हिस्से हुआ करती थी, जाने की जगह हुआ करती थी, उनमें से बड़े बड़े हिस्सों को इस्लाम ने फतह कर लिया, इस्लाम वहां गालिब आ गया। और क्या बोल रहे हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाए ना, रोमन एम्पायर जो जिस टाइम पर भी, मतलब अपने 700 से 800 साल के टाइम पीरियड में जब भी वो टॉप पर था, टॉप पावर पे था, कहते हैं अगर उस टॉप पावर का कंपैरिजन किया जाए तो वो भी मुसलमानों के ग्रेटेस्ट डेज में, खिलाफत के दौर में कम पड़ जाएगा, बहुत कम पड़ जाएगा। मतलब खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने इतनी तरक्की करी थी, इतना आगे बढ़े थे,
इतना ज्यादा। और मजे की बात क्या, ईस्ट में पावर आने का सिर्फ एक रीजन नहीं था कि कैलिफेट का जमाना था, बल्कि एक और रीजन था। वो क्या था? टैंग डायनेस्टी। मेरे बच्चों, अब आपका ये बोलेंगे सर टैंग डायनेस्टी के बारे में आप क्या बोलेंगे? बेटा ये दरअसल चाइनीज एम्पायर था और इसको हम टैंग डायनेस्टी बोलते हैं। बल्कि इनफैक्ट एक मिनट रुको, तुम लोगों को मैं जरा बताता हूँ कि चैप्टर के अगर आप एंड पे जाओगे ना तो हमारे पास लिखा हुआ भी होगा। अनुषा मेरा बच्चा जरा ये पढ़ो, देखो ये लिखा हुआ आ गया। अगर आप चाहें तो जिनके पास बुक्स हैं मेरे बच्चों, तो चैप्टर जहां पे एंड हो रहा है ना वहां पर देखो नोट्स लिखे हुए होंगे। टैंग डायनेस्टी का ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अनुषा मेरा बच्चा पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये। The Tang Dynasty. This powerful dynasty ruled China between 618 and 907 AD. It extended Chinese rule over a vast area but was also notable for its encouragement of the arts of peace within China itself. Paper money and printing were known in China during this period. Centuries before they were known in Europe, administration was efficient and the arts, particularly poetry and painting, flourished. अब क्या बोल रहे हैं भाई कि टैंग डायनेस्टी दरअसल चाइना का एक एम्पायर है, एक ग्रुप है, दरअसल डायनेस्टी है वहाँ की, जिन्होंने चाइना पे रूल किया है 618 से 907 तक। और क्या बोल रहे हैं कि इनके दौरे हुकूमत में चाइनीज का जो एम्पायर था वो बहुत बड़े एरिया तक फैला। और यही नहीं, इनके बारे में एक और क्या बताई जा रही है मेरे बच्चों, वो ये कि यहाँ पर आर्ट्स वगैरह बहुत मतलब फ्लोरिश हुए, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं ना फलना फूलना, बहुत फले फूले इस तरह से। और क्या बोल रहे हैं कि इस दौर में, मतलब इतना पुराना दौर है बट इवन इन दिस टाइम, इस दौर में इनके पास पेपर मनी जो बोलते हैं, नोट जो होते हैं हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं 10 का 20 का जो इस तरह के नोट होते हैं, कह रहे हैं ये पेपर मनी जो होती है वो प्रिंटिंग वगैरह चाइना में इस पीरियड में थी। और यही जो प्रिंटिंग वगैरह जो पेपर मनी थी ना, ये यूरोप में कुछ सदियों के बाद जाकर आई थी। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो यहाँ पर थी, क्या कह रहे हैं इसके अलावा, बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर्ट्स और इसके साथ पोइट्री पेंटिंग वगैरह ये भी इस दौर में बहुत आगे निकले। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई मुझे बता सकता है कि एडी का मतलब क्या होता है? After death of Christ. हाँ, लेकिन एज अ मुस्लिम्स ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? आपको जी पता होना सर. चाहिए कि मतलब कि इसकी मीनिंग ये है, लेकिन रिस्पेक्ट के तौर पे आप बोल दिया करो आफ्टर डिपार्चर, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम जो है, अल्लाह पाक ने क्या किया था, उनको जिंदा उठा उठा लिया था, लिया था. ठीक है? तो डेथ मत बोल, मतलब पता होना चाहिए कि लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेज क्या बोलते हैं, लेकिन इसकी जो मीनिंग यूज किया करो वो डिपार्चर यूज किया करो, तो वो डिपार्ट हो गए थे, मतलब उनकी अभी मौत नहीं हुई है। डेफिनेटली मौत हर किसी को आनी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर चीज को मौत का मजा चखना है, वो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं हुई है उनकी मौत। सही। अच्छा मेरे बच्चों, हमने आपको यहाँ बता दिया इनके बारे में कि टैंग डायनेस्टी क्या थी। अब जरा सुनो, अब मेरा कुछ सवाल भी है और मैं आपसे जरा पूछूंगा भी। कह रहे हैं कि इस दौर में जो ईस्ट की पावर का राज था, वो कहते हैं सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, बल्कि साइंस भी थी, फिलोसफी भी, पोइट्री भी और आर्ट भी। अब आप मेरे बच्चों एक बात बताओ कि आप एक बात तो मान लोगे, आप बोलोगे सर चले मिलिट्री का मान लेते हैं, हम साइंस का भी मान लेंगे, हम फिलोसफी का भी मान लेंगे, लेकिन मुझे मेरे बच्चों बताओ कि पोइट्री और आर्ट का किसी भी सुपर पावर होने के लिए क्या मतलब क्या तुक बनता है इसका, बताओ। ये मेरा आपसे सवाल बनता है, पोइट्री और आर्ट का क्या ताल्लुक है किसी भी मुल्क की पावर के आगे होने में, एडवांस होने में, बताओ। वो उनकी लिटरेसी को जाहिर करेगा. लिटरेसी जाहिर ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, बोलो। चलो देखो मिलिट्री, कल्चर. हाँ कल्चर बिल्कुल, लेकिन कल्चर को साबित कैसे करोगे, मैं ये बोल रहा हूँ। वो तो ऑब्वियसली कल्चर तो आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कल्चर में, लेकिन देखो मिलिट्री का एक तुक समझ में आ रहा है कि हाँ यार एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ताकत तो है। साइंस का भी तुक समझ में आ रहा है, फिलोसफी का भी समझ में आ रहा है, पोइट्री और आर्ट का क्या ताल्लुक है? हाँ मुझे लगता है कोई जवाब नहीं देगा, चलो मैं खुद जवाब दे देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे पास लिखा हुआ आ गया है कि बस थोड़ी सी देर रिमेनिंग है। तो सुनो भाई मेरे बच्चों, मैं जरा आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊंगा ये बात बताने के लिए कि आप थोड़ा सा पास्ट लेके जाऊंगा, फिर दोबारा उस चीज को आगे से कनेक्ट करूंगा। तुम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लास्ट सरमन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया था कि किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। नहीं है. याद है ना? इतना याद है? जी सर. ठीक है। जी सर. चलो काले गोरे का तुक तो तुम लोगों को समझ में आता है कि जो लोगों की सोसाइटी में बड़ी जहालत की सोच है कि यार
मतलब जो मतलब क्यों समझते हैं कि गोरा रंग शायद बेहतर है काले रंग से, एकदम घटिया सोच, एकदम घटिया सोच, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, खुद बताओ भाई, काला रंग किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। गोरा किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। तो ये तो रंग बनाने वाली जात ही अल्लाह की है। तो अगर आप किसी रंग का मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है, वो तो आप इनडायरेक्टली अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक का मजाक उड़ा रहे हो। ये मतलब ये भाई, अगर इतनी हिम्मत है तो भाई कर लो भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और रही बात काले गोरे की, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, मतलब आप किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखते हो, आपको ये बात पता होगी कि बड़े सहाबा कराम में आते हैं, और वो हबशी थे, जो बिल्कुल ब्लैक नहीं होते, डार्क ब्लैक, जैसे कि वेस्ट इंडीज वगैरह के जो होते हैं थोड़े बहुत, उस तरह के थे। बड़े बिन दैन आप देख लो उनका मर्तबा क्या है, उनका मकाम क्या है। चलो ये अरबी काले गोरे का समझ में आ गया। अरबी और अजमी का किसी को पता है कि क्यों अरब्स के लिए खास तौर पे कहा गया था कि अरबी को अजमी पर, अजमी का मतलब होता है नॉन अरब, कि भाई अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। क्या रीजन है बताओ, खास तौर पे अरब्स के लिए क्यों कहा गया था ये? सर अरब में बहुत प्राइड होता है, और आज भी अगर आप किसी शेख वगैरह से मिले तो उनमें काफी हद तक होता है। एक उनमें कह सकते हैं सुपीरियॉरिटी होती है, उनमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली। बोल सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या वजह थी? जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा ने मुझे एक कहा है कि सर जिस तरह अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को पोइट्री से जगाया था, आयशा बेटा किसी हद तक ये बात भी सही है, लेकिन आई थिंक तुम लोग नॉलेज मिस कर रहे हो, तुम लोगों को नॉलेज नहीं है। बताओ भाई अनुषा, आपको है मेरा बच्चा इसके बारे में आइडिया है? नहीं आइडिया? अरब है नॉन अरब वाले में। हाँ। सर मैंने कभी इतना वो किया नहीं, करना चाहिए वैसे, लेकिन किया नहीं कभी गौर। लेकिन हाँ, ये हमेशा से अगर कभी कोई बड़े भी बात कर रहे होते हैं तो वो यही कहते हैं कि अरबियों को बहुत गुरूर होता है, वो तो है, और वो वो अलग बात है, हमेशा। वो बिल्कुल है। लेकिन खास तौर पे इस वक्त के लिए देखो, हम बात कर रहे हैं अभी ईस्ट के पास पावर है, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयशा ने एक जवाब दिया है कि सर क्योंकि अरब को अपने आप पे बहुत नाज था, क्योंकि वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था, वहां पैदा हुए थे। ये भी जवाब नहीं है, मजे की बात ये भी जवाब नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, मेरे अक्सर बच्चे मुझे यही जवाब देते हैं कि सर शायद वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे इसलिए अपने आप को पैदा समझता हूँ। नहीं, ये भी जवाब नहीं है। खास तौर पे रीजन क्या था, आप जरा सारे सुन लो मेरे बच्चों। हर वक्त एक दौर गुजरता है, आज के वक्त की बात करें तो बेटा आज का दौर है साइंस का। आप जानते हो साइंस में बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है। वो जो दौर था ना खिलाफत का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, वो था इल्म अदब का दौर। क्या दौर था बताओ जरा मुझे? हाँ भाई, इल्मो अदब का दौर। इल्म अदब का। इल्म अदब के दौर की ये हालत थी, कहते हैं कि उस दौर में छोटा बच्चा, मतलब उलमा कराम का जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो ये बोलते हैं कि एक बच्चा जब दूध पीना छोड़ता था तो इतनी छोटी एज पर ये वो शेर व शायरी करना शुरू कर दिया करता था, मतलब मदर फीड से हटता था तो वो उतनी छोटी एज पर ये वो शेर व शायरी करना शुरू कर दिया करता था। उनके बीच में शेर व शायरी करना इतना कॉमन था, इतना कॉमन था जिसकी हद नहीं है। लिटरेचर में वो इतने आगे निकल गए थे जिसकी हद नहीं। इनफैक्ट जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुआ करती थी तो सहाबा कराम के सामने जब वो एक मरतबा तिलावत फरमाते, सहाबा कराम एक मरतबा सुनने पर उसको हिफ्स कर लिया करते थे। ये था उनके इल्म अदब का लेवल, इतने एडवांस थे। एक मरतबा सुनते हिफ्स, पूरा पूरा हिफ्स भाई, पूरा कुरान मजीद हिफ्स किया हुआ है। ये हालत थी उनके इल्म की। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, एक और मेरे जहन में बात आई थी, क्या कहते हैं, हाँ मतलब जंग के मैदान में खड़े में शायरी कर रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं, बहुत अपने आप को मतलब इनको इस बात पे घमंड था कि हम लिटरेचर में बहुत आगे हैं, हम जैसा कोई है ही नहीं। तो अल्लाह पाक की हिकमत देखो, अल्लाह पाक ने जब कुरान मजीद नाजिल किया तो अरबियों की ही जबान में नाजिल किया। हालांकि इतना याद रखना, जो आप लोगों ने अलग अलग आसमानी किताबों के नाम सुने, तौरा, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, ये सारी अरबिक में नहीं आई है भाई, ठीक है। क्या किसी को पता है इंजील एक्चुअली किस जबान में आई थी? किसी को ये पता है इंजील किस जबान में नाजिल हुई थी? क्या किसी को पता है? जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं पता। तो भाई ये नाजिल हुई थी हिब्रू में, हिब्रू जबान है उस पे नाजिल हुई थी, ठीक है। अब अरबियों, अब बताओ क्या हुआ। अल्लाह पाक ने जब
कुरान मजीद को अरबिक में ही नाजिल किया ना, तो उन लोगों का दिमाग घूम गया कि यार ये कौन आ गया, कौन इतना हाई लिटरेचर लेकर आ गया, ये किस कौन लिख कर लेकर आ गया। और एक और मजे की बात, अरेबिक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम नहीं लगा सकते थे कि ये खुद लिख कर लाएं, बताओ क्यों, क्या वजह है इसका, तो जवाब दो भाई मेरे बच्चों, ये तो गलत बात हो जाएगी वरना। क्योंकि आप स्वयं को लिखना पढ़ना नहीं जानते थे ना। एग्जैक्टली exactly. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिखना आता था ना पढ़ना पूरी जिंदगी। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा कि इस चीज के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था, इसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है, बताओ। ये नहीं पता? ये पता है? हाँ अनुषा मेरा बच्चा बताओ। नहीं सर, नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि कोई भी शख्स दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद हूं, समझे? क्योंकि अगर उस्ताद होता तो क्या होता, दर्जा क्या हो जाता? बुलंद हो जाता। हाँ, और अल्लाह ताला का भी होने नहीं देता ये वाली चीज। तो वरना भाई देखो ना, अगर अल्लाह पाक के बाद कोई है तो कौन है फिर? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है ना। और अगर उनका कोई उस्ताद होता तो क्या होता, दर्जा ऊपर आया था ना ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, कुछ भी होता उस्ताद तो उस्ताद होता ना, वो वाली बात हो जाती। तो अल्लाह ताला ने ये होने ही नहीं दिया, ये उनकी हिकमत थी। देखो पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, वो अलग वो लोग हैं, डिग्रियां होती हैं, जाहिल होते हैं, जहालत भरी पड़ी होती है, और ना पढ़े होने के बावजूद भी इल्म के खजाने भी होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। दरअसल ये जो इल्म अदब था ना उस दौर में बहुत कॉमन था, तो ये जो पोइट्री वगैरह थी ना, आर्ट्स और पोइट्री, ये उस दौर में एंटरटेनमेंट का जरिया थी। आज के दौर में हम अपने आप को जब एंटरटेन करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, हम लोग मूवीज देख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं हम लोग, हमारे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। और एंटरटेनमेंट के बाद क्या होता है, इंसान थोड़ा रिलैक्स फील करता है, थोड़ा और अच्छे परफॉर्म करता है। तो उस दौर में लोगों की जो एंटरटेनमेंट थी वो क्या थी, वो उनकी पोइट्री थी, उनका आर्ट था। अब समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैं जो इतना लंबा चौड़ा पॉइंट समझा के लेकर आया हूं, इस 2 पॉइंट को कवर करने के लिए। क्लियर हुआ मेरे बच्चों के नहीं हुआ? जी सर। हाँ। तो आगे बोलने इसके साथ साथ कि इस ये जो मुसलमानों का ये जो टाइम था ना, इसी दौर को यूरोप जो है ना, क्या कहता है, यूरोप अपने इस टाइम को बोलता है द डार्क एजेस, क्योंकि यूरोप इस दौर में बहुत ही तारीकी में डूबा हुआ था। लेकिन मजे की बात ये, यूरोप का सिर्फ वो पार्ट तारीकी में डूबा हुआ था जहां पे थी क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। हम पहले बोल रहे हैं, किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ा रहे, ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री का फैक्ट है हमारे पास। और ऊपर से ये बात साबित किस तरह होती है कि यूरोप का ही पार्ट है स्पेन, बट इट वाज मोहम्मदन, मतलब वहां पे इस्लाम फैल चुका था। और उस दौर में, जिस दौर को यूरोपियंस बोलते हैं द डार्क एजेस, अपने हिस्ट्री के पार्ट को स्पेन द डार्क एजेस नहीं बोलता, बल्कि स्पेन अपने हिस्ट्री के उस पार्ट को भी क्या बोलता है कि भाई हमारा उस दौर में बहुत ही आला कल्चर रहा था। मेरे बच्चों यहाँ पे रोकते हैं। आई होप कि आप लोगों को शायद आज पहले लेक्चर में ही आइडिया हो गया होगा कि हमें इस चैप्टर में कितनी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। बेटा कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना लिख दो कि सर ऑल क्लियर। कोई सवाल है? ठीक है भाई, आशा का आ गया, अफान, मोइज, अनुषा मेरा बच्चा, आपने कुछ पूछना है? नो सर, मैं वही नोट्स को गो थ्रू कर रही थी, कुछ पूछना तो नहीं है। ठीक है, खत्म करें फिर हम लोग, सही है। जी सर। ओके मेरे बच्चों, बेटा कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।